आज पढ़ते हैं लिंकेज। लिंकेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? जब सेपरेट स्टडीज हुई मेंडल्स के लॉज की, तो ये पाया गया कि जीन्स का जो उन्होंने फैक्टर्स बताया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वैसा रिजल्ट हर जगह नहीं मिला। कई जगहों पे मिक्स्ड रिजल्ट मिले, मतलब नए कॉम्बिनेशंस मिले, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं मिली। तो उस चीज को ऑब्जर्व किया सबसे पहले बेटसन और पनेट ने, लेकिन बेटसन और पनेट का जो रोल था वो ऑब्जर्व करने तक ही था। डिटेल्ड स्टडी की मॉर्गन साहब ने, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो डिटेल्ड स्टडी एंड टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। तो ऐसा अगर सवाल आता है कि डिटेल्ड स्टडी किसने की, तो भी मॉर्गन, और टर्म लिंकेज किसने दिया, तो भी मॉर्गन। और बेटसन और पनेट पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि पहली बार ऑब्जर्वेशन उन्हीं का था। होता क्या है लिंकेज, बिना कुछ ज़्यादा टाइम खराब किए जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड एज अ ग्रुप कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, लिंक्स आपस में जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं फिजिकली, और वो एज अ ग्रुप ट्रांसफर होती हैं गैमेट्स में या अगली जनरेशन में। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका होमोलॉगस भी हो सकता है सामने, और दो जीन हम कंसीडर किए ले रहे हैं, ये ए है और एक दूसरा बी है, और इसका हम रेसेसिव काउंटर पार्ट देख लेते हैं इधर। यहां पे ध्यान रखना है कि ए और बी ये क्या है, लिंक्ड जीन है, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे है, लिंक्ड जीन्स हैं। और स्मॉल ए और स्मॉल बी ये भी लिंक्ड जीन्स हैं। ठीक है, तो लिंकेज के लिए सेम क्रोमोसोम को हम कंसीडर करते हैं लिंकेज होने के लिए। फॉर लिंकेज हम सेम क्रोमोसोम को कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए कि क्या ए एंड स्मॉल ए ये लिंक्ड जीन है, तो ये नॉन लिंक्ड है, लिंक्ड नहीं है। क्योंकि क्या, यहां पे क्रोमोसोम बदल गया, क्रोमोसोम बदल गया, इनका लोकस सेम है, इनका लोकस सेम है, लेकिन दो डिफरेंट क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम है लेकिन लोकस सेम है, लोकस सेम है लेकिन क्रोमोसोम अलग है। देखिए, सेम क्रोमोसोम पे ए और बी है तो ये लिंक्ड है। ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे स्मॉल बी है तो लिंक्ड है। कैपिटल बी स्मॉल बी लिंक्ड नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे। एक जीन और कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कैपिटल सी और इसके अपोजिट में स्मॉल सी। अब बताइए, अब ए बी और सी ये तीनों लिंक्ड है, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये तीनों लिंक्ड है, ये तीनों लिंक्ड है आपस में। ठीक है, तो इस तरह से लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया कि लिंक्ड जीन्स है, एक ही क्रोमोसोम पे है। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड एज अ ग्रुप कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज की डिटेल्ड स्टडी मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे की, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई को इन्होंने सिलेक्ट किया और उस पर अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया, और ज्यादातर इनके एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई पे ही थे। जो भी और भी फेनामिनन जो डिस्कवर किए वो फ्रूट फ्लाई पे ही किए। अब सवाल उठता है कि इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया? वाई मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखते हैं, वाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला। इन्होंने ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन क्यों किया, ये क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसका जो मॉडल होता है, जैसे मेंडल साहब ने गार्डन पी पे किया था, तो उन्होंने कई सारी चीजें देखी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और समझ चुके हैं। यहां हम समझेंगे कि मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला कारण वही था जो मेंडल का कारण था, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन। मतलब ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन है 2 हफ्ते के आसपास होता है, 2 वीक्स, यानी कि महीने में 2 जनरेशन स्टडी की जा सकती। तो नंबर ऑफ जनरेशन स्टडी करना काफी आसान है शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से।
मेंडल का भी एक रीजन था। तो फिलहाल मेंडल को तो यहां नहीं पढ़ रहे हैं, मॉर्गन का पढ़ रहे हैं। दूसरा ये देखा गया कि इसको ग्रो कराना आसान था। कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया। नाम क्या है? फ्रूट फ्लाई। कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई। तो जैसे मान लीजिए राइप बनाना है, राइप बनाना पल्प है, इस पे आसानी से इसको ग्रो कराया जा सकता है। राइप बनाना पल्प या फिर दूसरे जो फ्रूट्स का पल्प है उस पे आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। तो इजी टू ग्रो, सिंपल सिंथेटिक मीडिया पे आसानी से ग्रो कराया जा सकता है, दूसरा कारण था। तीसरा कारण था कि सेक्स डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा था, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत अच्छी थी, मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता था। सेक्सेस कुड बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है। अगर बॉडी की सिर्फ साइज देख के पहचानना हो तो मेल्स वर स्मॉलर देन फीमेल, मतलब फीमेल की बॉडी ज्यादा हैवी थी और मेल की कंपैरेटिवली कम। देख के अगर पहचानना हो तो आपकी बुक में दोनों बने हुए हैं, मेल और फीमेल। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म थी और आसानी से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो मेटिंग कराना आसान था कि कौन मेल है कौन फीमेल है, पहचानना आसान था। कंट्रोल मेटिंग कराने में ये हेल्प करेगा। अब अगर एक बार मेटिंग करा दी गई, सिंगल मेटिंग अगर करा दी गई तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया सिंगल मेटिंग ने। तो इससे क्या हुआ? इससे डेटा को क्रेडिबिलिटी मिली। ज्यादा बड़ा डेटा होगा तो ज्यादा क्रेडिबल डेटा होगा। एक दो कैरेक्टर पे स्टडी करोगे तो उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिलने वाली। पांचवा, अ नंबर ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस वर अवेलेबल। बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस अवेलेबल थे। बॉडी की साइज, बॉडी का कलर, आई का कलर, विंग का साइज और टाइप, ठीक है। ये बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस मौजूद थे जिसके बेसिस पे इनको स्टडी करना आसान था। और ये जो वेरिएशंस थे इनको आसानी से देखा जा सकता, एंड कुड बी, या ये कह सकते हो एंड, हाँ, कुड बी सीन अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। अब ये स्टडी करने के बाद मॉर्गन ने क्या किया कि इसके जो कंक्लूजन थे और सारी चीजें इकट्ठा करके एक थ्योरी प्रपोज किया जिसको कहते हैं लिंकेज थ्योरी। तो वो मॉर्गन ने प्रपोज किया लिंकेज थ्योरी। क्या थी लिंकेज थ्योरी? देखते हैं। लिंकेज थ्योरी में क्या बताया इन्होंने? पहला पॉइंट ये दिया कि जीन जो लिंकेज शो करते हैं, जीन्स शोइंग लिंकेज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ये बताया कि जो जीन्स शो करते हैं वो क्या है? लिंक्ड जीन्स है। और ये दूसरा पॉइंट जो बताया कि जो लिंक्ड जीन्स है वो नॉन एलेलिक है। थोड़ी देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिंक्ड जीन्स आर नॉन एलेलिक, ठीक है। ये नॉन एलेलिक होते हैं, ध्यान रखने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर इस क्रोमोसोम पे है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसके अपोजिट पे है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहां पे ए और बी लिंक्ड होंगे और यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी लिंक्ड होंगे। और ए और बी एक दूसरे के एलील्स नहीं है, ये दो डिफरेंट जीन्स हैं। और स्मॉल ए स्मॉल बी भी एक दूसरे के एलील्स नहीं है, तो ये नॉन एलेलिक होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया। तीसरा, ये सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। यस, ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी जीन्स है, सेम क्रोमोसोम पे है। स्मॉल ए स्मॉल बी जीन्स है, सेम क्रोमोसोम पे है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम।
तो क्या लिंक्ड जीन को सेपरेट नहीं किया जा सकता है? चौथा पॉइंट वही दिया इन्होंने, क्या दिया? लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। इन्होंने यह बताया कि क्रॉसिंग ओवर से लिंक्ड जीन्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर आपने मियोसिस में डिटेल में पढ़ा होगा, कैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा कहां पे? तो ये मान लो यहां पे सेंट्रोमियर है और जिस जीन को सेपरेट करना है उसी को देखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कर लीजिए, इधर स्मॉल ए स्मॉल बी कर लीजिए। ये दो क्रोमेटिड्स जो हैं इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये कौन सी क्रोमेटिड्स होंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब मान लीजिए कि एक और इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है इसी तरह का, ऐसे स्मॉल ए इधर स्मॉल बी, इधर कैपिटल ए इधर कैपिटल बी। ये भी क्या होंगी? सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर के बीच हो। इसकी ये वाली आर्म और इसकी ये वाली आर्म, ये दोनों क्या होंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो पाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर इनके और इनके बीच में पॉसिबल होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इन पार्ट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा और फिर रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। क्या होगा? ये बी इधर चला जाएगा और कैपिटल बी इधर चला आएगा, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। आप ये कह सकते हो सब कुछ सही रहेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो नया कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। नया कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बन गया? इधर कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ गया और यहां पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। इतना चेंज आ गया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये क्रॉसिंग ओवर से पॉसिबल हुआ। तो लिंकेज को ओवरकम करने के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पे ये एक्सचेंज हो गया, ये वाला बी इधर चला गया, ये वाला बी इधर चला गया और ये कैपिटल वाला बी इधर आ गया, इसमें एक्सचेंज हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को ओवरकम करता है। और जब ये नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही बन पाते हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर हुआ और फिर एक दूसरे से कंबाइन होकर नए जीन्स बना दिए, नए जीन्स कॉम्बिनेशन बना दिए। अब जब गेमीट बनेगा तो अब 4 नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले क्या था? 2 ही कॉम्बिनेशन बनते इस तरह से, ठीक है। देखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं इसको। ए जीन है, यहां पे बी जीन है, सामने स्मॉल बी है एलील। यहां पे भी देखते हैं, ये 2 क्रोमोसोम है, यहां पे जीन है ए और यहां पे है बी। समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए है। अब आप देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों लिंक्ड जीन है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये फर्क है इसमें। इसके बीच भी डिस्टेंस है और यहां भी ए और बी के बीच में क्या है? डिस्टेंस है डिस्टेंस दोनों में। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों में तो डिस्टेंस यहां पे कम है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होंगे। क्रॉसिंग ओवर के चांस
कम होंगे। फिर रिकॉम्बिनेशन के भी चांस कम होंगे। तो आप ये कर सकते हो कि लो रिकॉम्बिनेशन के चांस भी कम होंगे। ऐसा होता इसलिए है कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे उतना अच्छा एक्ट नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही समझिए। लो रिकॉम्बिनेशन होगा और इसका मतलब है कि जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। ठीक है, तो ये यहां पे जीन्स क्या होंगे? टाइटली लिंक्ड जीन होंगे। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होंगे। और अगर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होंगे तो न्यू कॉम्बिनेशन बनने के भी ज्यादा चांस होंगे। तो यानी हाई रिकॉम्बिनेशन के चांस हैं, हाई रिकॉम्बिनेशन के चांस हैं। और हाई रिकॉम्बिनेशन के चांस हैं तो यहां पे क्या होगा? जीन्स आर लूजली लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब यहां से एक कंक्लूजन निकला कि जो लिंकेज है, अगर डिस्टेंस कम होती है तो लिंकेज ज्यादा होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो लिंकेज कम होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। और लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। क्रॉसिंग ओवर के या फिर क्रॉसिंग ओवर से ही, क्रॉसिंग ओवर की फाइनल स्टेज क्या होगी? रिकॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, अब एक और उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टेंस और क्रॉसिंग ओवर में क्या रिलेशन है? तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे, नए कॉम्बिनेशन बढ़ने के चांस बढ़ेंगे। अब इसके बाद रिकॉम्बिनेंट्स आता है। तो रिकॉम्बिनेंट्स में एक एग्जांपल बहुत अच्छा आपके यहाँ दिया हुआ है ड्रोसोफिला का, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी कंटेंट हो गया है इसका। तो यहाँ पे लिंकेज आप समझिए, वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बने हैं, उनका रेशियो कैसे डिफर कर रहा है मेंडेलियन रेशियो से, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। थैंक यू।